जो अपने इससे पहले जो पृष्ठीय रसायन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और जहाँ तक मेरे को है आपको इसके कोई क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या उन क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, आज अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या है कि आज के अगर अपने दैनिक जीवन में बात करें तो दैनिक जीवन में इन बिना बहुलकों के किसी भी कार्य को संपन्न करना मुश्किल सा अपने जान पड़ता है कि मतलब इनके बिना अपने किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे जैसे अपने कहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में अगर अपने बात करें तो दैनिक जीवन में हमारी एक तरह से रीढ़ की हड्डी के रूप में ये हमारे सामने आ रहा है। घरों में हमारे जो उपयोग में आने वाले विभिन्न वस्तुओं की बात करें, ठीक है, जूतों की बात करें, ठीक है, कपड़ों की बात करें, या हमारे दैनिक जीवन में जो रसोई घर में जो काम में आने वाले बर्तन हैं, मोबाइल की बात करें, या जिस आज मार्कर से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज बहुलकों के कारण से ही संभव हो सकी है। मतलब कि आज हमारे जीवन को सरल जो बना दिया है वो सरल हमारे को इन बहुलकों ने ही इसको सरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। ठीक है, तो बहुलक अपने कह सकते हैं कि बहुलक सामान्यतः अपने पास दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कि कार्बनिक प्रकार के भी हो सकते हैं बहुलक, और कैसे हो सकते हैं, अकार्बनिक प्रकार के भी बहुलक हो सकते हैं। तो बहुलकों के दोनों प्रकार हो सकते हैं, हमारे पास कार्बनिक प्रकृति के भी हो सकते हैं और बहुलक अकार्बनिक प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो अपने बात करें कि सामान्यतः अगर अपने बात करें बहुलकों में, अगर वो कार्बनिक प्रवृत्ति का है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, और इन हाइड्रोकार्बन में अपने कह सकते हैं कि हजारों कार्बन उपस्थित होते हैं। तो एक बहुलक में क्या होते हैं, हजारों कार्बन उपस्थित हो सकते हैं। ये जो बहुलक का हमारे पास जो शब्द बना है वो एक अंग्रेजी के शब्द अपने पास पॉलीमर से बना हुआ है। ठीक है, तो पॉलीमर के अंदर अपने दो भाग होंगे। वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास भाग आ जाता है पॉली, और दूसरा भाग आ जाता है हमारे पास मर। ठीक है, तो पॉली का अगर अपने अर्थ देखा जाए तो हमारे पास क्या बनता है, अनेक, और मर का मतलब अगर देखा जाए तो वो क्या है, इकाई। ठीक है, तो जिसमें अनेक इकाइयां उपस्थित होती है, पॉलीमर का जो अर्थ हुआ जिसमें क्या है, एक अनेक प्रकार की इकाइयां उपस्थित होती है, उसे क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। अब अनेक इकाइयां कैसी होगी, समान होगी, रासायनिक दृष्टि से समान होगी, या संरचनात्मक रूप से समान होगी, तो उसको अपने आगे जब चैप्टर को अपने चलते जाएंगे वहां पर अपने इसको देखते जाएंगे। तो अपने पास जो बहुलकों की जो अपने पास शब्द कहा कि जिसमें अनेक इकाइयां होती है, और यहाँ पर कहते हैं कि बहुलकों का अगर अपने परिभाषित करना चाहें तो अपने कह सकते हैं कि बहुलकों का निर्माण सामान्यतः संरचनात्मक इकाइयों के वृहद पैमाने में, ठीक है, मतलब ऐसी इकाइयाँ जो क्या हो, संरचनात्मक रूप से क्या हो, समान हो। ठीक है, तो संरचनात्मक रूप से समान अनेक इकाइयाँ परस्पर सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, तो हमने कह सकते हैं कि संरचनात्मक रूप से समान अनेक इकाइयां परस्पर किसके द्वारा जुड़ी रहती है, सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, इस संरचनात्मक इकाइयों के अपने जुड़ने से जो संरचना बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, अपने पास बहुलक कहा जाएगा। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं कि बहुलक का निर्माण कैसे होता है, जिसमें संरचनात्मक इकाई क्या है और उनके जुड़ने से बहुलक का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे अपने पास एक बहुलक का उदाहरण ले कि हमारे पास एक बहुलक है पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन का उदाहरण लें तो पॉलीथीन का निर्माण कैसे हुआ कि आपने कहा कि n इकाइयां किसके लिए रखी है, अपने एथीन की n इकाइयां ली है, तो ये एथीन की n इकाइयों को अपने उच्च दाब पर, ठीक है, अभिकृत किया। उच्च दाब अपने कह सकते हैं कि उच्च ताप है, कोई उत्प्रेरक भी इसके अंदर उपस्थित है। एक सामान्य उदाहरण ले रहे हैं, आगे डिटेल अपने देखेंगे पॉलीथीन का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये इकाइयां मिलकर सहसंयोजक बंधों से जुड़कर किसका निर्माण कर देती है, एक पॉलीथीन का निर्माण कर देती है।
ठीक है। तो यहाँ पर कितनी इकाइयाँ होगी, ऐसी संरचनात्मक रूप से समान इकाइयाँ, ये जो अपने पास यहाँ पर बताया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऐसी संरचनात्मक इकाइयाँ, अनेक संरचनात्मक इकाइयाँ, कितनी संख्या ली अपने, n लिए। तो ये n संरचनात्मक इकाइयाँ जो संरचनात्मक रूप से क्या है, समान है, वो जुड़कर किसका निर्माण कर रही है, एक बहुलक का निर्माण कर रही है। ठीक है। अब ये संरचनात्मक इकाइयाँ किससे प्राप्त हो रही है अपने को, समान संरचनात्मक इकाइयाँ किससे प्राप्त हो रही है, एथीन से। तो उस संरचनात्मक इकाई जिससे बहुलक का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, एकलक कहा जाता है। ठीक है, एकलक कहा दिया जाएगा, या इसको अपने क्या बोल देंगे, मोनोमर कह दिया जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि पॉलीथीन के निर्माण में हमारे पास जो एकलक इकाई है वह एकलक इकाई कौन सी है, हमारे पास एथीन हमारे पास एक एकलक इकाई का कार्य कर रहा है। इस एकलक इकाई की समान संरचनात्मक इकाइयां आपस में जुड़कर एक पॉलीथीन बहुलक का निर्माण कर रही है। ठीक है। तो ये जो पॉलीथीन जो बहुलक का जो निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को अपने क्या कहेंगे, जो पॉलीथीन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, बहुलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, या इसको क्या बोल देते हैं, बहुलकन की प्रक्रिया कह दिया जाता है, जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण होता है। तो बहुलक निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, बहुलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से अपने बात कर सकते हैं, तो दूसरा हमारे पास एक उदाहरण आता है जिसमें अपने PVC का उदाहरण ले सकते हैं। PVC की फुल फॉर्म अगर अपने देखी जाए तो हमारे पास बनती है पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, तो पॉली वाइनिल क्लोराइड, तो इसमें हमारे पास वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसको अपने क्या बोला जाता है, वाइनिल क्लोराइड, या अपने इसको बोल सकते हैं 1-क्लोरो एथीन। ठीक है, का अपने क्या करवाया गया, बहुलीकरण करवाया गया, और इस बहुलीकरण के द्वारा अपने कहा कि समान संरचनात्मक इकाइयां आपको प्राप्त हुई। उस समान संरचनात्मक इकाइयों का अपने जैसे यहाँ पर 1-क्लोरो एथीन या जो वाइनिल क्लोराइड की n इकाइयाँ ले रखी थी, उससे हमारे पास समान संरचनात्मक इकाइयाँ मिल गई, जो किससे जुड़ेगी, अपने कहा सहसंयोजक बंधों के द्वारा आपस में जुड़कर एक बहुलक का निर्माण कर लेती है। कौन से बहुलक का निर्माण कर देती है, इसको अपने क्या बोला जाता है, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड का एक बहुलक हो गया, जिसमें 1-क्लोरो एथीन इस पॉलीवाइनिल क्लोराइड की क्या है, एकलक इकाई है। तो इस 1-क्लोरो एथीन के बहुलकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे पास जो PVC की प्राप्ति अपने को हो रही है, तो PVC एक बहुलक हो गया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुलकों के अपने उदाहरण लेंगे जो अपने इस चैप्टर में चलेगा, तो उनको अपने इसमें डिटेल से स्टडी की जाएगी, उनके बारे में अपने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे पास क्या है, बहुलकों का निर्माण होता है। और इसके अलावा जैसे अपने इस चैप्टर में देखेंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगा नायलॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टेरिलिन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास PVC पॉलीलैक्ट्रो कैप्लोन आ जाएगा, नायलॉन 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बहुत से बहुलकों का जिक्र अपने चैप्टर में आगे डिटेल से किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने कहा कि यहाँ पर बहुलक जो हमारे पास जो शब्द है, जिसमें कहा अनेकों हजारों एक जैसी इकाइयाँ जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है, क्या जो जितने भी बड़े अणु हैं, वृहद अणु हैं, वे सभी बहुलक का निर्माण करते हैं या नहीं। तो अपने पास यहाँ कह सकते हैं कि अगर अपने देखना चाहे बहुलक, वह अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर वृहद अणु की बात कर रहे हैं, तो क्या बहुलक जो होते हैं वो सभी वृहद अणु हैं, और सभी वृहद अणु क्या बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुन देने वाली योग्य बात है वो क्या आपने कहा कि मैं यहाँ पर कहता हूं कि सभी बहुलक वृहद अणु हैं, लेकिन सभी वृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जो सभी बहुलक है वो क्या है, वृहद अणु है, लेकिन
जो सभी वृहद अणु हैं वो बहुलक नहीं होते हैं। तो इसमें मंतव्य क्या है कि हमारे पास जो बहुलक होता है उस बहुलक में क्या होता है वास्तव में, अपने अगर बहुलक को अगर समझा जाए तो बहुलक अगर अपने समझ में आया है तो उसमें ये कहा गया है कि समान संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, तो बहुलक में क्या होता है, समान संरचनात्मक इकाई बनती है और उस समान संरचनात्मक इकाई की पुनरावृत्ति से हमारे पास किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। जैसे अपने उदाहरण लिया था कि जो पॉलीथीन में अपने देखा गया था, तो पॉलीथीन में ऐसी एक संरचनात्मक इकाई बनी थी और इस संरचनात्मक इकाई की अपने क्या करवाई थी, पुनरावृत्ति करवाई थी। इस पुनरावृत्ति इकाई के कारण से ही किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। लेकिन अगर अपने बात करें वृहद अणु में, तो वृहद अणु में ऐसे कोई पुनरावृत्त इकाई नहीं होती है। जरूर नहीं है कि सभी वृहद अणुओं में कोई पुनरावृत्त इकाई पाई जाए। हाँ, अगर वो वृहद अणु बहुलक का निर्माण अगर करेगा तभी उस वृहद अणु में क्या पाई जाएगी, पुनरावृत्त इकाई पाई जाएगी। लेकिन अगर सभी वृहद अणुओं की बात करें तो इसमें पुनरावृत्त इकाई नहीं पाई जाती। इसको एक उदाहरण से समझा जाए, हमारे पास उदाहरण आता है प्रोटीन। तो अपने कहते हैं प्रोटीन में अल्फा अमीनो अम्ल इकाइयां पाई जाती है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अल्फा अमीनो अम्ल के जुड़ने से हमारे पास प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अपने कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे पास एक कैसा अणु है, तो अपने कहा कि प्रोटीन हमारे पास एक वृहद अणु है। ठीक है, तो अपने कहते हैं प्रोटीन एक वृहद अणु तो है, लेकिन अगर अपने बात करें प्रोटीन बहुलक है या नहीं, तो बहुलक होने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि समान संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति का होना आवश्यक है। तो अपने बात करें कि जितने भी जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना है, इसमें एकलक इकाई तो हमारे पास कौन सी आ रही है, अमीनो अम्ल आ रही है। लेकिन अपने बात करें कि जो अमीनो अम्ल, अपने बात करें कि प्रकृति में हमारे पास 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। वो 20 अमीनो अम्ल रासायनिक दृष्टि तो समान होते हैं, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो अमीनो अम्ल की अगर अपने बात करें तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब वो संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न है अमीनो अम्ल, तो जब प्रोटीन का निर्माण किससे हो रहा है, अल्फा अमीनो अम्ल से। और जितने भी अपने कहा कि 20 अमीनो अम्ल हमारे पास हैं, वो अमीनो अम्ल संरचनात्मक दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन बहुलक का निर्माण कैसे होता है, समान संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो प्रोटीन एक वृहद अणु तो है, लेकिन प्रोटीन बहुलक की कैटेगरी में अपने इसको नहीं रख रहे, क्योंकि प्रोटीन अपने कहा कि जो बहुलक होगा वो बहुलक में क्या होगी, समान संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति का होना आवश्यक है। लेकिन प्रोटीन के अंदर वृहद अणु की कैटेगरी में रखा गया है, इसको बहुलक की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो अगर एग्जाम में अगर अपने को आता है कि सभी बहुलक वृहद अणु हैं, लेकिन सभी वृहद अणु बहुलक नहीं होते, आप इस बात को कैसे सिद्ध करोगे। तो अपने यहाँ पर प्रोटीन के उदाहरण के द्वारा इस प्रक्रिया को अपने समझाया जा सकता है कि जितने भी बहुलकों की अगर अपने बात कर रहे हैं वो सभी बहुलक वृहद अणु हैं, लेकिन सभी वृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं। क्लियर है, चीज समझ में आ गई। ठीक है, आगे अपने चलते हैं इसमें। अब अपने बात करें कि जो बहुलकों का वर्गीकरण, अपने यहाँ पर क्या किया जाएगा, बहुलकों का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हमारे पास मेन चीज यही है कि बहुलकों का वर्गीकरण है, विभिन्न प्रकार से अपने यहाँ पर क्या किया गया है, बहुलकों को वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा जो चैप्टर का जो मेन पार्ट यही है कि बहुलकों का वर्गीकरण। और इस बहुलकों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण हमारे पास आता है स्रोत के आधार पर।
स्रोत के आधार पर बहुलकों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो स्रोत के आधार पर मतलब क्या है कि अपने को बहुलक प्राप्त कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो प्राप्ति या स्रोत कह सकते हैं, उसके आधार पर अपने पास हो सकता है प्राकृतिक बहुलक हो सकता है। दूसरा बात करूं मैं यहाँ पर, वो हो सकता है संश्लेषित बहुलक हो सकता है। और तीसरा हमारे पास हो सकता है अर्ध संश्लेषित बहुलक, ठीक है। तो आपने कहा कि स्रोत के आधार पर बहुलकों की बात की गई, तो स्रोत के आधार पर अपने पास कैसा हुआ, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। यहाँ पर अपने को नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, ऐसे बहुलक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलकों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। जैसे हमारे पास इसका उदाहरण आ जाता है, कपास आ गया, सिल्क आ गया, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कपास, ठीक है, सिल्क, ऊन, सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये हमारे को प्रकृति से, पेड़ पौधों से प्राप्त अपने को हो रहे हैं। रबर की बात की जाए तो रबर भी अपने पास प्राकृतिक प्रकार का हो सकता है। कपास के पौधे से प्राप्त होता है। सिल्क अपने जो एक अपने कह सकते हैं जीव है, उस जीव से अपने को सिल्क की प्राप्ति हो जाती है। ऊन, भेड़ बकरियों से अपने ऊन की प्राप्त होती है। सेलुलोज भी पौधों से प्राप्त होता है। रबर के पेड़ से अपने को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपने प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। दूसरे अपने कहा कि संश्लेषित बहुलक, ठीक है। संश्लेषित बहुलकों को अपने क्या कहा जा सकता है, मानव निर्मित बहुलक भी कहा जा सकता है, जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो प्रयोगशाला में निर्मित बहुलकों को क्या कहा जाता है, संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। जैसे इसके अंदर उदाहरण अपने ले सकते हैं, पॉलीथीन का उदाहरण आ जाता है, जो प्रयोगशाला में निर्मित है या मानव निर्मित है। पीवीसी की बात कर सकते हैं, PAN की बात कर सकते हैं, नाइलॉन 6 की बात कर सकते हैं, नाइलॉन 6 की बात कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अपने को बहुलक जो मानव निर्मित हैं, उन मानव निर्मित बहुलकों को क्या कहा जाता है, अपने पास संश्लेषित बहुलक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अपने बहुलकों का आपने बताया कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बहुत बढ़ गया, तो प्राकृतिक बहुलकों से हमारा काम नहीं चल रहा। आज अपने को हर तरह से संश्लेषित बहुलकों का निर्माण करना अपने को प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद में अपने पास दूसरे जो अपने पास आता है, वो आता है हमारे पास अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित क्या है कि जो अपने को प्रकृति से प्राप्त हुए, लेकिन उनके अंदर कुछ अपने रासायनिक परिवर्तन कर दिए गए। प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अपने क्या किया गया, उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन कर दिए गए। ऐसे बहुलकों को अपने क्या कहा जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। इसके उदाहरण में आ जाता है जैसे वलनीकृत रबर। और वलनीकृत रबर से क्या अर्थ है, जो रबर अपने को प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हुआ था, वो क्या होता है, ज़्यादा घिसने वाला होता है, प्रत्यास्थता गुण उसमें क्या होता है, कम होता है। तो उस रबर में क्या करते हैं, अपने सल्फर मिलाकर गर्म कर दिया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त रबर था, उसमें सल्फर मिलाकर जब गर्म किया जाएगा, तो सल्फर क्या करेगा, जो प्राकृतिक रूप से जो बहुलक प्राप्त हो रहा है, उसकी जो एकलक इकाइयां हैं आइसोप्रीन, उन एकलक इकाइयों के बीच में क्या करता है, सल्फर के द्वारा त्रियक बंध का निर्माण कर देता है। तो अपने क्या कर दिया, उसको अर्ध संश्लेषित कर दिया गया। तो ऐसे बहुलकों को अपने क्या कहा जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसका उदाहरण आ जाता है, गन कॉटन का उदाहरण आ जाता है। तो गन कॉटन भी हमारे पास अर्ध संश्लेषित बहुलक है, ठीक है, जो हमारे पास वास्तव में सेलुलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। गन कॉटन क्या होता है, अपने कह सकते हैं कि सेलुलोज का जो नाइट्रो व्युत्पन्न है, उस नाइट्रो व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है, गन कॉटन कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेलुलोज डाई एसीटेट आ जाता है, ठीक है, वो भी एक अर्ध संश्लेषित है। तो सेलुलोज डाई एसीटेट। इसके अलावा हमारे पास लेदर की अगर बात करें, तो लेदर भी हमारे पास अर्ध संश्लेषित बहुलक की कैटेगरी में आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास सेलोफेन की बात करें, तो सेलोफेन भी हमारे पास एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो अपने यहाँ पर कहा गया कि जो बहुलक का जो वर्गीकरण था, उसमें जो प्रथम वर्गीकरण जो हमारे पास आया, वो स्रोत के आधार पर अपने वर्गीकृत किया गया। स्रोत के आधार पर अपने बहुलकों को कितने भागों में बांट दिया गया, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक।
प्राकृतिक जो अपने वो पेड़ पौधों से प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, संश्लेषित जिसको मानव ने निर्मित किया है, प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है, वो संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित प्राकृतिक बहुलकों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, जिसके उदाहरण अपने लिए गए, वलनीकृत रबर का उदाहरण आ गया, गन कॉटन का उदाहरण आ गया, ठीक है, सेलुलोज डाई एसीटेट आ गया, लेदर का उदाहरण आ गया हमारे पास, सेलोफेन का उदाहरण आ गया। तो ये सभी उदाहरण हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के अपने जो बहुलक थे स्रोत के आधार पर अपने जो वर्गीकरण किया गया उसको अपने यहाँ पर देखा गया। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट जो किया जाएगा वो एकलक इकाइयों के आधार पर अपने बहुलक को बांटा जाएगा कि एकलक इकाइयाँ किस प्रकार की है।